हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला चल रही है वीडियो की ग्लैंड्स ग्रंथि। उसमें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथि पढ़ चुके हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की हमने शुरुआत की थी जिसमें हम पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। फिर आपको एक पिछली वीडियो मिली होगी जिसमें हमने सेक्स हार्मोन के बारे में बात किया था, जो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हम अगली ग्लैंड ग्रंथि की बात करते हैं जिसे कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड या इसे अपन हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि। सुना होगा ये नाम, थायराइड ग्लैंड बहुत सामान्य नाम है, आजकल सुनते ही रहते हैं। अब यदि अपन बात करें सबसे पहले इसके लोकेशन की, ये कहां पाई जाती है, तो समझे इसको। ठीक, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि ये अपने कहां पर रहती है, गले के पास, है ना, गले के पास होती है। ये वाला हिस्सा जो है ये मान लो ये है अपना वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड जिसे अपन क्या कहेंगे, साउंड बॉक्स, जहां से अपनी आवाज जनरेट होती है, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से के नीचे एच शेप स्ट्रक्चर में, ठीक, स्ट्रक्चर याद रखना इसका, एच शेप स्ट्रक्चर में यहां पर अपने पास पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। कुछ इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक, बाकी आप देख के समझ गए होंगे एच शेप स्ट्रक्चर क्यों कह रहा है, ये एच जैसा लग रहा है ना, एच शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जो होती है थायराइड ग्लैंड। ऐसे आप बना सकते हैं, ऐसा फिक्स कोई शेप नहीं है इस चीज का अंदर जो अपन बना रहे हैं। ठीक, ये अपनी क्या कहलाई, थायराइड ग्लैंड। तो पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना, थायराइड ग्लैंड कौन से शेप की होती है, तो एच शेप्ड होती है। ठीक, फिर ये जो है ये अपनी क्या हो जाएगी, ट्रैकिया, ट्रैकिया या जिसे अपन क्या कहते हैं, श्वास नली, ट्रैकिया श्वास नली। अब यदि अपन बात करते हैं इस थायराइड की ग्लैंड की, तो इस साइड और इस साइड दोनों तरफ है। इस थायराइड ग्लैंड में एक साइड एक पेयर और दूसरे साइड दूसरी पेयर, यहां पर क्या होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड पराअवटु ग्रंथि। कितनी होती है, 4, मतलब कितनी होती है, 2 पेयर में होती है, या अपन कहेंगे कितनी होती है, 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिर बीचों बीच पाए जाने वाले टिश्यू, यहां पर बीचों बीच जो हिस्से में जो ऊतक है या टिश्यू जो इस थायराइड ग्लैंड को जोड़ के रखते हैं, इन टिश्यू को कहा जाता है इथमस। इन्हें कहा जाता है इथमस कनेक्टिव टिश्यू, इथमस संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, या ये क्या कहलाते हैं, संयोजी ऊतक। ठीक, ये बेसिक चीजें आपको जो है ये याद होना चाहिए। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा कहाँ है, क्या ऐसी कहानी है। ठीक, तो कहां पर पाई जाती है, तो हो गया ये पाई जाती है वोकल कॉर्ड साउंड बॉक्स के नीचे, ट्रैकिया में, गले के पास। वह हिस्सा जो दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है, यार एक लोब ये है एक लोब ये है, दोनों लोब्स को जो जोड़ के रखता है वो होता है इथमस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस थायराइड ग्लैंड में 4 जो है ये पाई जाती है, 2 पेयर में या 4 क्या पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। ठीक, और ये जो थायराइड, ये जो है ये अपनी एच शेप स्ट्रक्चर की जो दिख रही है, इसे अपन क्या कहेंगे, इस एच शेप स्ट्रक्चर को थायराइड ग्लैंड। ठीक, ये इसकी सामान्य कहानी हो गई।
अब इसकी थोड़ा सा एनाटॉमी समझते हैं, मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा अपन को काम है, थोड़ी एक दो चीजें से अपन को देखना है, इसलिए अपन इस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये नाम मैं मिटा दे रहा हूं। पैराथायरॉइड ग्लैंड भी अपन पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हिस्सा है इसका नाम है, यहीं अंदर लिख देता हूं तो आप समझ जाना, वोकल कॉर्ड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। एनाटॉमी है, अपन इसको माइक्रोस्कोप में इसको देख रहे हैं, तो इसमें कुछ इस प्रकार के शेप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्स होते हैं, ये भी एक प्रकार के टिश्यू होते हैं जिन्हें कहा जाता है फॉलिकल्स। ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, इन्हें कहा जाता है फॉलिकल्स। ये क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार के सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू अपन पढ़ेंगे, एपिथेलियम, कनेक्टिव मस्कुलर, ये सब तो वहां पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। और अभी याद रखो कि ये जो है फॉलिकल्स होते हैं, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ठीक, इनके बीच में, यदि अपन इनके बीच वाले हिस्से की बात करें तो इनके बीच में पाया जाता है थायरोग्लोब्यूलिन। मतलब ये क्या है, केमिकल जो यहां पर पाया जाता है। ठीक, इसी से क्या जुड़ी रहेंगी, इस फॉलिकल्स से जुड़ी रहती है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी, धमनी सिरा हमारी जुड़ी हुई है। ठीक, अभी अपन इसको बड़े स्तर पर ही बना रहे हैं, पर थोड़ा सा समझ लें। ये जो है इस पूरे के पूरे में एक लिक्विड या एक फ्लूइड भरा है, ये पूरी थायराइड ग्लैंड में, इसे कहा जाता है स्ट्रोमल टिश्यू। ये जो है ये कहलाता है स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक, देखो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको नाम याद रखना है। आपसे पेपर में कहा जाएगा निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में फॉलिकल्स होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्लैंड में। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसमें थायरोग्लोब्यूलिन पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में। किस ग्लैंड में पाया जाने वाला जो सब्सटेंस है वो स्ट्रोमल टिश्यू कहलाता है। तो ये सब कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी आंसर क्या हो जाएंगे, थायराइड ग्लैंड। अब बात आती है थायरोग्लोबिन, तो इसको सुन के कंफ्यूज नहीं होना। जो अपने T3 और T4 दो हार्मोन होते हैं, अभी पढ़ रहे हैं अपन, ये दोनों हार्मोन को जब अपन एक साथ मिला देते हैं, मतलब ये यहाँ पर तो मिक्स पड़े हुए हैं T3 T4, तो जब वो दोनों एक साथ हैं तो उन दोनों को मिला के उनके लिए जो टर्म यूज हो रहा है इसे कहा जाता है थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक, तो उसको भी अपन उसकी कहानी को भी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये सब काम कैसे कर रही है थायराइड ग्लैंड, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर बाकी हार्मोन्स को आप समझ ही जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, देखो अब पूरा नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक हिस्सा बना ले रहे हैं। ये जो है ये वो फॉलिकल वाला हिस्सा है, पूरा गोल था ये ना, अपन पूरा गोल नहीं बना रहे हैं, ये इसका फॉलिकल है। इस फॉलिकल वाले हिस्से से जुड़ी होती है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी जुड़ी हुई है, यहां पर धमनी सिरा अपनी इसी से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये क्या कहलाएंगी, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी। ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या कहलाएगा, फॉलिकल। ठीक, इस फॉलिकल वाला वो जो गोला था, उस गोले के हिस्से के अंदर क्या होता है, वहां पर पड़ा होता है एक एमिनो एसिड। ठीक, यहां पर
एक प्रकार का क्या रहता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है आपस में मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और हार्मोन्स और एंजाइम भी एक प्रकार के प्रोटीन है, मतलब हार्मोन और एंजाइम के निर्माण के लिए भी क्या चाहिए, एमिनो एसिड। तो इस फॉलिकल के अंदर एमिनो एसिड होता है जिसे कहते हैं थायरोसिन। थायरोसिन नाम का यहां पर क्या है, एमिनो एसिड। ठीक, सामान्य में थायरोसिन एमिनो एसिड अंदर पड़ा हुआ है, ये फॉलिकल उसको कवर करा है, और ये ब्लड वेसल्स है। अब जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो ब्लड यहां से जा रहा है, इस ब्लड में जो भी आयोडीन है, खाने के साथ हमने जो भी आयोडीन को ग्रहण किया है, वो आयोडीन ब्लड वेसल्स से, फॉलिकल से होते हुए अंदर पहुंच जाता है। अंदर यहां पर क्या था, स्ट्रोमल टिश्यू, ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू। इस स्ट्रोमल टिश्यू से होते हुए ये जो आयोडीन है, ये पहुंच जाएंगे किसके पास, एमिनो एसिड के पास। अब मान लो ये जो एमिनो एसिड है, इसमें एक आयोडीन आके जुड़ गया। मान लो ये एमिनो एसिड था, इसमें 2 आयोडीन आके जुड़ गए, ऐसा चलता रहेगा। फिर पता चला कहीं पर एक जुड़ा है, कहीं पता चला कहीं पर जाके फिर से 2 क्या जुड़ गए हैं, आयोडीन जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार एमिनो एसिड से जाकर क्या जुड़ जाते हैं, आयोडीन। यदि एक आयोडीन जुड़ता है तो उसे कहा जाता है, ठीक, कंडीशन समझना, यदि एमिनो एसिड से एक आयोडीन जुड़ता है तो वो कहलाता है मोनो आइडो थायरोक्सिन। ठीक, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है मोनो आइडो थायरोसिन। ठीक, यदि एक जुड़ा। अब लॉजिक लगाओ, यदि एक एमिनो एसिड से 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल जुड़ जाए, यदि 2 आयोडीन जुड़ते हैं, तो एक था तो मोनो, 2 है तो वो क्या कहलाएगा, डाई आइडो थायरोसिन। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, हर एमिनो एसिड के साथ आके आयोडीन जुड़ते रहते हैं, एक जुड़ गया तो मोनो और 2 जुड़ गए तो क्या रहेंगे, आइडो। अब होता क्या है, ये जो चेन जो आपको ये थ्रेड लाइक दिख रहा है ना, ये क्या होगा, ये कुछ समय बाद ऐसे पास में आ जाता है। अब जब ये पास में आता है तो क्या होगा, हो सकता है 2 मोनो वाले जुड़ जाए, हो सकता है 2 मोनो एक डाई वाला जुड़ जाए, या हो सकता है 2 डाई वाले जुड़ गए, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा, यदि मैं यहां पर ही बना देता हूं, मैं एक डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि समझाना आसान रहे और आप लोगों को समझना भी आसान रहे। ठीक, यदि क्या होगा, मोनो एक, यदि क्या होगा, एक मोनो और 2 डाई मिलते हैं, एक मोनो आइडोथायरोसिन और 2 डाई आइडोथायरोसिन मिलते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो निर्माण होता है T3 हार्मोन का। यदि 2 मोनो और 1 क्या जुड़ता है, डाई, 2 मोनो और 1 डाई जुड़ता है, तो किसका निर्माण हो जाता है, तो निर्माण होता है T4 का। 1 डाई मतलब पहले से उसमें 2 है, और 2 मोनो मतलब 3 4, तो T4। इसमें क्या है, मोनो का मतलब 1 है, डाई मतलब 2 है, तो कितने हुए, 2 और 1 3, तो वो क्या हो गया, T4। इस प्रकार थायराइड ग्लैंड के अंदर T4 और T3 हार्मोन का निर्माण होता है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, समझने में इसको कठिन नहीं करना, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। ये जो फॉलिकल के अंदर
यही अपन को मेन याद रखना है, टायरोसिन एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड से आकर आयोडीन जुड़ा, जो हमने खाने के साथ खाया है। ये आयोडीन जब इसके साथ एक आयोडीन जुड़ता है तो उसे कहते हैं मोनो आयोडोथायरोसिन। जब एक एमिनो एसिड में दो आयोडीन जुड़ जाए तो उसे कहते हैं डाई आयोडोथायरोसिन। जब एक मोनो और दो डाई जुड़ते हैं तो T4 बनता है, और जब दो मोनो और एक डाई जुड़ता है तो क्या बनता है, T4। इस प्रकार इस थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स का निर्माण होता है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। याद करो जब अपन पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसमें अपन ने पढ़ा था हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकले, दो होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटर्स। रिलीजिंग हार्मोन निकला और इसने सिग्नल दिया किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और उसके बाद ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है, इसने हार्मोन रिलीज किया जिसे कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होगा, अब ये TSH जो है ये भी ब्लड के साथ हार्मोन्स को लाने ले जाने का काम ब्लड करते हैं। ये TSH भी जो है ये ब्लड वेसल्स की मदद से पहुंच जाएगा कहां पर, फॉलिकल्स के पास। फॉलिकल्स में पहुंच गया, इसने इनको सिग्नल दिया, और जैसे इसने सिग्नल दिया तो क्या हुआ, यहां पर जो T3 T4 हार्मोन्स थे ये फॉलिकल से बाहर आने लगे। T3 T4 फॉलिकल से बाहर आके कहां आ गए, ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिनी में, और ब्लड वेसल्स ने इसको फिर आगे ले जाके शरीर में पहुंचा दिया। इस प्रकार काम करता है। थायराइड के अंदर T3 T4 बन गए, पीयूष ग्रंथि को सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस ने, पीयूष ग्रंथि ने बना दिया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कल पढ़े थे अपन। TSH क्या करेगा, TSH भी ब्लड के साथ आके ब्लड वेसल्स के साथ पहुंचा थायराइड के पास, उसके फॉलिकल्स के पास पहुंचा और उसको सिग्नल दिया, स्टिमुलेट करा। तो यहां पर जो T3 T4 बने थे वो फॉलिकल से बाहर निकल के ब्लड में आ गए, और ब्लड के साथ वो भी पूरे शरीर में फैल गए। इस प्रकार हमारे पूरे शरीर में T3 और T4 हार्मोन जो है ये फैल जाता है। ठीक, समझ गए कहानी? थोड़ी कठिन है इसका चैप्टर, लेकिन जो है समझना आसान है। ठीक, थोड़ी कहानी है लेकिन अच्छा, बहुत सिंपल है। इसलिए सीधे सीधे जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसका संबंध आयोडीन से होता है, क्योंकि देखो इसके जितने भी हार्मोन है ये पूरे तरीके से किससे संबंध होते हैं, आयोडीन से। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और कहानी, उसको समझते हैं। तो इस थायराइड ग्लैंड के अंदर दो हार्मोन बन गए। ठीक, कौन कौन से दो हार्मोन बन गए, एक हो गया T3 और एक हो गया T4। T3 से क्या मतलब है, तो T3 का मतलब होता है टेट्राई। T3 मतलब तीन है, मतलब ट्राई आइडो थायरोनीन। ट्राई आइडो थायरोनीन। ठीक, तो अब लॉजिक लगा के आप बता सकते हो T4 से क्या मतलब है, तो T4 कहा जाता है टेट्रा आइडो थायरोनीन। ठीक, T3 है तो ट्राई और 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। इसे कहेंगे टेट्रा आइडो थायरोनीन, या 9 कह सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। ये जो T4 हार्मोन, ठीक है, T4 जो है, इस T4 को कहा जाता है थायरॉक्सिन। T4 का ही नाम है, बोलचाल में इसे क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। हालांकि ऐसा नहीं है, T3 T4 दोनों मिला के थायरॉक्सिन कहलाते हैं, लेकिन क्या है, ज्यादातर जो एरिया है वहां पर काम करता है T4, है ना।
T3 भी कर रहा है पर ज्यादातर एरिया में काम T4 करता है, इसीलिए T4 को क्या कह दिया जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, TSH जो हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड से लेकर आ गया किसको, T3 और T4 हार्मोन को। यही है T3 T4 हार्मोन। अब ये T3 और T4 हार्मोन सबसे पहले थायराइड ग्लैंड से निकलने के बाद पहुंचते हैं लीवर में। ये पहुंचते हैं लीवर या कहां पहुंचते हैं, यकृत में। जैसे ही ये T4 लीवर में पहुंचता है, लीवर क्या करता है, T4 को कन्वर्ट कर देता है T3 में। T4 को ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देता है T3 में। हालांकि आगे कुछ नहीं होता, T3 जो है जब ये किसी टिश्यू के पास जाता है, किसी ऑर्गन के पास जाता है जहां इसको काम करना है, तो ये फिर से T4 में बदल जाता है जरूरत के हिसाब से। मान लो लीवर के पास आए, दोनों थे, तो जितना भी T4 था लीवर ने उसको T3 में बदल दिया। लेकिन जब वो किसी टिश्यू के पास जाएंगे, ऑर्गन के पास, जहां उसकी जरूरत है, तो वो टिश्यू या ऑर्गन T3 को फिर से किस में बदल देता है, T4 में। तो चलता रहता है, घबराना नहीं। लेकिन यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि थायरॉक्सिन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा T4 को क्या कहा जाता है, थायरॉक्सिन। बाकी ज्यादा एक्टिव जो होता है, मोस्ट एक्टिव थायरॉक्सिन हार्मोन T3 होता है। मोस्ट एक्टिव थायरॉक्सिन हार्मोन यदि पूछा जाए भैया सबसे सक्रिय कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा T3। लेकिन ज्यादातर जगह पर जो है, ज्यादातर काम कर रहा है, वो कौन सा होता है, T4। ठीक, यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मन लगा के समझना, टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी है। आजकल ये सब चीजें इनसे बहुत पूछी जा रही है, इसलिए अपन थोड़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप पढ़ के देखें, आपको कोई डाउट लगे, कोई समस्या रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन देखते हैं थायरॉक्सिन के कार्य। थायरॉक्सिन के कार्य कि भैया ये हमारे शरीर में कौन कौन से काम करता है। बोले तो फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, हमारे शरीर में बहुत सारे जरूरी काम करता है। सबसे पहले तो थायरॉक्सिन आए और दिमाग में एक चीज बैठा लो, ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म बोले तो ये हमारे शरीर में होने वाली उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म या जिसे अपन कहते हैं उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, उसे नियंत्रित करता है। दो होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ना बनना टूटना अपन पढ़ चुके हैं। जब अपन उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहां डिटेल में पढ़े। उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है जो हार्मोन, वो होता है थायरॉक्सिन। फिर ये जो है आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। आरबीसी के निर्माण के लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ये कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी का रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट है, तो एरिथ्रो उससे याद रख लो, पोइसिस, तो उसकी बनने की प्रक्रिया कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। फिर ये जो थायरॉक्सिन है, ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, उपापचय या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। देखो सीधा लिखा हो जाए
कि उपापचय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। पर डिटेल में पूछ ले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका जो मेटाबॉलिज्म है, इस मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, तो वो भी आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है, हमारे शरीर में जल और अपघट्ट बोले तो जिन्हें अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारे शरीर में होने वाली जो प्रोसेस होती है ना, जैसे हमारे शरीर में आयंस बनना है, न्यूरॉन्स को सिग्नल बनाना है, डाइजेशन होना, कोई भी जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें जो मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाने में मदद करता है, संतुलन बनाने में मदद करता है। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे कि किसी के शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है, या किसी को बहुत दिन से उल्टी दस्त हो रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो वो उसको ORS देते हैं। पानी की कमी हो गई तो ORS दे, वो इसलिए देते हैं क्योंकि शरीर से बहुत ज्यादा पदार्थ जो है बाहर निकल गया, तो बहुत सारे काम के मिनरल्स बाहर निकल गए। तो जब ORS पीते हैं तो अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपघट्ट होते हैं ना, ये बढ़ते हैं, है ना। तो वो हमारे शरीर में फिर एंजाइम को भी काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, हार्मोन्स को प्रेरित करेंगे, न्यूरॉन्स अच्छे से काम करेगा। तो उस इलेक्ट्रोलाइट को और जल की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है थायरॉक्सिन। इसके अलावा ये मेजर काम है जो आप एनसीईआरटी के बेस पे जाओगे, एग्जाम के बेस पे ही आते हैं। इसके अलावा ये जो है, ये हमारे बाल और नाखून की वृद्धि में भी मदद करता है। थायरॉक्सिन जो है बाल और नाखून की वृद्धि में मदद करता है। थायरॉक्सिन साथ ही साथ क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाले रेस्पिरेशन या श्वसन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन ये उतने बड़े स्तर पे नहीं करता है ना कि बिल्कुल श्वसन को पूरे तरीके से ये नियंत्रित कर रहा है, उसका अलग फैक्टर है, इसलिए बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता। लेकिन याद रखना, चाहे आप श्वसन की बात कर लो या बाल और नाखून की वृद्धि की बात कर लो, दोनों में मदद करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि थायराइड ग्लैंड क्या है, कहां पाई जाती है, कैसे काम करती है, उसमें हार्मोन्स कैसे बनते हैं, वो बाहर कैसे निकलते हैं, और शरीर में उन हार्मोन्स का क्या काम है। अपन अब थायराइड ग्लैंड का और एक दो पॉइंट देखेंगे और इसी थायरॉक्सिन से संबंधित जो बीमारियां हैं उन्हें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आप चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।